Hello and welcome back again. Let's start concentration and titration. Titration is easy, concentration is easy. With that's what you have done in O levels. The moles per unit volume is called concentration. Concentration को हम C से represent करते हैं, which is equals to number of moles per unit volume. Number of moles को हम small n से represent करते हैं और volume को V से represent करते हैं. So अगर मुझे let's suppose moles मालूम हो जाए, कंसंट्रेशन और लेट्स सपोज मुझे मोल्स मालूम हो जाए, वॉल्यूम मालूम हो जाए, तो मैं कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट? सिमिलरली अगर मुझे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है तो मैं मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. वॉल्यूम डिटरमिन करने के लिए मैं फॉर्मूले को कुछ इस तरह से रीअरेंज करूंगा. ये मोल पर डीएम क्यूब यूनिट होगी, इधर भी मोल पर डीएम क्यूब यूनिट चल रही होगी, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो ग्राम पर डीएम क्यूब में भी कैलकुलेट करवाई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम. और फॉर दिस कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब का फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई एम आर ऑफ कंपाउंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा. एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो पर डीएम क्यूब होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1 डीएम क्यूब एंड 1 डीएम क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब. सो व्हेनेवर आई से पर डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब, तो आपको ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ. ऑलराइट. तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब. हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर डीएम क्यूब. ओके. और ग्राम पर डीएम क्यूब में कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. N2O4 is a poisonous gas. It is disposed of safely by reaction with sodium hydroxide. What is the minimum volume of 0.5 mole per dm cube NaOH needed to dispose of 0.02 moles of N2O4? So, we have a very limited space, so not a big deal. Step 1 में क्या होगा? Relationship हम determine करेंगे between N2O4 and NaOH according to the equation. ये 1 मोल है, ये 2 मोल है. अगर आपको एग्जामिनर ने 0.02 मोल्स दिए हैं तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ NaOH आपके पास कितने आ जाएंगे? 0.04 मोल्स. Now in the second step, we know the concentration of NaOH, we know the moles. So अगर मुझे concentration और moles मालूम हो तो I can find the volume, right? तो मैं रेशियो मेथड अप्लाई करूंगा बिकॉज आई बिलीव रेशियो मेथड ज्यादा बेहतर होता है. सो ये लिखा हुआ है पर डीएम क्यूब एंड पर डीएम क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब. सो 1000 सीएम क्यूब में आपके पास 0.5 मोल्स ऑफ NaOH है. सो अगर आपके पास 0.04 मोल्स ऑफ NaOH आपने डिटरमिन किया था इन द फर्स्ट स्टेप, तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम आपके पास 80 सीएम क्यूब. All right. So 80 cm cube, obviously D is going to be the right answer. Now in the second question, examiner is saying the amount of calcium ion in a sample of new natural water can be determined by using an ion exchange column as shown in the diagram. Examiner is saying 50 cm cube sample of water containing dissolved calcium sulfate was passed through the ion exchange resin. Each calcium ion in the sample was exchanged for 2 hydrogen ions. That's a very powerful statement for the question. The resulting acidic solution collected in the flask required 25 cm cube of 1 times 10 to the power minus 2 mole per dm cube potassium hydroxide for complete neutralization. What was the concentration of calcium phosphate in the original sample? Oops, that's the trickiest question, I believe. Okay, let's start. So in the first step, let's find out the moles of potassium hydroxide because we know the volume and concentration. So 1000 cm cube
of KOH contain 1.0 into 10 to the power minus 2 moles of KOH. ओके, सो 25 cm क्यूब में क्या होगा? सो 25 cm क्यूब में क्या होगा? सो 25 cm क्यूब कंटेन moles of KOH 2.5 into 10 to the power minus 4 moles. Okay. Now in the second step, हमने मोल्स को, इस एल्कली को हमने न्यूट्रलाइज किया था हाइड्रोजन आयंस के थ्रू, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम रेशियो ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयंस का। ये 1:1 का रेशियो है। अगर आपने 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन भी आपके पास 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स होंगे। ओके, और आप नोट करें, उन्होंने आपसे कहा है कि ईच कैल्शियम आयन इन द सैंपल वाज एक्सचेंज फॉर 2 हाइड्रोजन आयंस। सो इन द थर्ड स्टेप मैं बेसिकली कैल्शियम आयन और हाइड्रोजन आयन का मोलर रेशियो लूंगा। तो ईच कैल्शियम आयन मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन वाज एक्सचेंज फॉर 2 हाइड्रोजन आयंस। तो अगर आपने हाइड्रोजन आयंस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स डिटरमिन किए थे, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन आपके पास कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन गाइस आपके पास हो जाएंगे 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स। जो मोल्स ऑफ कैल्शियम है वही मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट होंगे 1:1 के रेशियो की वजह से। अब मुझे एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम सल्फेट गिवन है, तो 50 cm cube of calcium sulfate contain how much moles? 1.25 into 10 to the power minus 4 moles। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो तो ऑब्वियसली मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा। तो कंसंट्रेशन of calcium sulfate in the original sample is going to be how much? 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.2 इंटू, सॉरी 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से, और इसको डिवाइड कर दीजिए 50 से। सो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज in the original sample is going to be 2.5 into 10 to the power minus 3 moles per dm cube, mole per dm cube। okay, so that is my answer। सो बेसिकली कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन? ऑप्शन ए है, तो राइट आंसर इज ए। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट, a typical solid fertilizer for use with household plants and shrubs contain element N, P, and K in the ratio 15, 30, and 15 gram per 100 gram of fertilizer. The recommended usage of fertilizer is 14 gram of fertilizer per 5 dm cube of water. What is the concentration of nitrogen atom in this solution? Again, concentration of nitrogen atom मांग रहे हैं, और आपके पास नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है? 15 ग्राम, राइट? और ये मास ऑफ फर्टिलाइजर गिवन है आपको। अब वो कह रहे हैं कि अगर 14 ग्राम फर्टिलाइजर हो, ये है मास ऑफ, ये है मास ऑफ फर्टिलाइजर जो रेकमेंडेड यूज है फर्टिलाइजर का, वो ये है। सही है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने डिस्कशन करनी है। सो कर लेते हैं डिस्कशन। कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। इन द फर्स्ट स्टेप
मेरे पास 100 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर था, तो मेरे पास उसमें 15 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम था। एग्जामिनर कह रहे हैं अगर 14 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा। सो यहां से मास ऑफ नाइट्रोजन एटम आ जाएगा मेरे पास 2.1 ग्राम। मैं इस सेकेंड स्टेप में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम डिटरमिन कर लेता हूँ। तो मेरे पास 2.1 मास है, AR14 होता है, तो मोल्स आ जाएंगे मेरे पास 0.15 मोल्स। इन द थर्ड स्टेप ये जो मोल्स हैं ये एक्चुअली 5 DM³ ऑफ वाटर के अंदर गिवन है, राइट। तो 5 DM³ कंटेन 0.15 मोल, और कंसंट्रेशन हमेशा 1 DM³ में डिटरमिन की जाती है। तो 1 DM³ में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन आ जाएगी इन 1 DM³ इज 0.03 मोल per DM³. So that's my answer. Okay. And obviously A is going to be the right option. Now in the next question, 0.02 moles of aluminum is burnt in oxygen. So जब एल्यूमिनियम को तुम बर्न करोगे इन ऑक्सीजन तो तुम्हारे पास इक्वेशन ये बनेगी। सही। एंड द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है। प्रोडक्ट का मतलब है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। गुडनेस, प्रोडक्ट का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड is reacted with 2 mole per dm³ hydrochloric acid. Why it is reacting with 2 mole per dm³ hydrochloric acid? Because it is an amphoteric oxide. An amphoteric oxide can react with acid. All right, that's what we have done in O levels. So, what minimum volume of acid will be required for complete reaction? Okay, so we have two different equations here. पहली तो हमने बना दी, लेकिन जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा तो इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। बाय द वे हम इन इक्वेशंस को ए लेवल केमिस्ट्री में भी कवर करेंगे आगे चल के, बट फिलहाल आपको याद होना चाहिए स्टफ। ठीक है, ये दो इक्वेशंस यूज होती हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन सबसे पहले यूज कर लेता हूं, और मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर ये है एल्यूमिनियम प्लस 3O2 एरो 2Al2O3। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 4 मोल है और ये आपके पास 2 मोल है। ओके, सो अगर आपने अभी 0.02 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज किया है तो बताइए मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास कितने हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज गोइंग टू बी 0.01 मोल्स। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सही है। 0.02 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4.01, यस ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। और मेरा सेकंड स्टेप, इन द सेकंड स्टेप मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा in which aluminum oxide is reacting with HCl, converting into aluminum chloride and water. According to the equation, this is 1 mole, this is 6 moles. अगर आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड 0.01 मोल फाइंड आउट किया था तो मोल्स ऑफ HCl is going to be 0.06
ऑलराइट, सो आपको कंसंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में एल्यूमिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको मोल्स मालूम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज आई कैन फाइंड द मोल्स, सॉरी आई कैन फाइंड द वॉल्यूम. सो 1000 cm³ of HCl contain how much moles? 2.00 moles. That's given in the question. So we have calculated 0.06 moles of HCl. So volume of HCl is going to be 30 cm³. So 30 is C is going to be the right answer. Okay. Now in the next question, potassium. A sample of potassium oxide is dissolved in 250 cm³ of distilled water. Okay, 250 cm³ of distilled water. 25 cm³ of this solution is titrated against sulfuric acid of concentration 2 mole per dm³. 15 cm³ of this sulfuric acid is needed for complete neutralization. Which mass of potassium oxide was originally dissolved in 250 cm³ of distilled water? That's a very tricky question. Very tricky question. Okay. तो सबसे पहली तो बात ये कि मैंने इस पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया होगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना होगा, राइट. फर्स्ट स्टेप, पोटेशियम ऑक्साइड को मैंने वाटर में प्लेस किया, तो ये कन्वर्ट हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में. देन मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज मुझे सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों गिवन है. ये कंसंट्रेशन गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है. तो ये हो जाएगा 2.00 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1000. सो हमारे पास मोल्स कितने हो जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड? 0.03 मोल्स. ओके. न्यूट्रलाइजेशन जो है वो बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान होगी. तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, एंड ऑब्वियसली ओ लेवल स्टैंडर्ड की इक्वेशन है. और इस इक्वेशन से आपको क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि 2:1 का रेशियो है बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. तो दिस इज 2 मोल, दिस इज 1 मोल. अगर आपने 0.03 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के फाइंड आउट किए थे, तो मोल्स ऑफ KOH आपके पास कितने आ जाएंगे? 0.06 मोल्स, राइट. ओके. अच्छा, ये जो मोल्स आपने निकाले हैं, ये बेसिकली 25 cm³ के अंदर थे, और आपने 25 cm³ कहाँ से कलेक्ट किया था? 250 से कलेक्ट किया था, राइट. सो सॉरी, 25 cm³ must contain 0.06 moles of KOH. और आपने ये 25 cm³ कहाँ से लिया था? 250 से. तो 250 cm³ में कितने होंगे? 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो जाएगी. तो दिस इज गोइंग टू बी 0.6 moles of KOH. Okay. Oh my goodness. Okay. In the next step, आप नोट करें K2O और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में रेशो है 1:2 का. अगर आपने 0.6 मोल्स डिटरमिन किए, तो मोल्स ऑफ K2O कितने हो जाएंगे? 0.3. ओके. मुझे मास ऑफ K2O3 कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो मास ऑफ
K2O3 मैं उस वक्त कैलकुलेट करूंगा जब मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा K2O के MR से, विच इज 94। तो मेरे पास यहाँ से मास आ जाएगा 28.2 ग्राम, और ऑब्वियसली ये हमारा आंसर है। याद रखिएगा कि ये MR ऑफ K2O था, so 28.2 is going to be B. Okay, I hope it makes sense to you. Now the next question is, the shell of chicken eggs make up 5% of the mass of an average egg. Okay, ये 5% important है. An average egg has a mass of 50 gram. ये भी important है. ठीक है. Assume the egg shell is pure calcium carbonate. तो इसका मतलब 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है और 5% of the mass of the average egg होता है. How many complete chicken egg shells would be needed to neutralize 50 cm cube of 2 mole per dm cube ethanoic acid? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 50 ग्राम का 5% कैलकुलेट करता हूँ. सही है. सबसे पहले काम 50 ग्राम का 5%. दिस इज माय स्टेप 1. सो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50. 5 ग्राम का 50% निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम. ओके. अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे. मास है 2.5, एमआर है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो यहां से मोल्स आ जाएंगे 0.025. ओके. ओके गाइस, मुझे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है इथेनिक एसिड का. दैट मींस आई कैन फाइंड द मोल्स. तो मोल्स ऑफ इथेनिक एसिड डिटरमिन कर लेते हैं. तो ये देखो 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल. ओके. अब आप सब जानते हैं कि आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस. आप सब जानते हैं फोर्थ स्टेप यहाँ कर लेते हैं. होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी अरेंज द स्पेस फॉर माई सेल्फ. ओके, फोर्थ स्टेप हम यहाँ देखते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट जब इथेनिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो 1:2 का रेशियो होगा. ओके. एंड ऑब्वियसली ये बनेगा सॉल्ट एंड वाटर. ये 1 मोल है, ये 2 मोल है. आपने 0.1 मोल फाइंड आउट किए थे इथेनिक एसिड के, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा, 0.05 मोल्स. ठीक. तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा भाई, 1 एग में आपके पास मोल्स कितने थे, 0.025. राइट. तो अगर आपके पास 0.05 मोल्स वैसे थे तो बताइए एग कितने हो जाएंगे. तो आपके पास आंसर आएगा 2. इसका मतलब 2 eggs आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस अमाउंट ऑफ इथेनिक एसिड. तो 2 कहाँ लिखा है, बी में लिखा है. बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके. ये 1 एग के मोल्स थे. ये वो मोल्स थे जो कि आपने बेसिकली इथेनिक एसिड से रिएक्शन करके डिटरमिन किए थे. दोनों का रेशियो लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास.
In the next question, that is question number, citric acid is found in lemon juice. Um, what is the volume of zero point 0.4 mole per dm cube sodium hydroxide solution required to neutralize a solution containing 0.005 mole of citric acid? Okay, सबसे important बात जो मैं यहाँ आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा वो ये कि citric acid contain one carboxylic acid, second carboxylic acid, and third carboxylic acid functional group. So it has three carboxylic acid functional group, which is why it is tribasic acid, because it can donate three hydrogen ions in aqueous medium. ये first carboxylic, ये second, ये third, which is why it is tribasic acid, meaning donate three hydrogen ions in aqueous medium. Okay, so अगर मैं citric acid को let's suppose represent कर दूं, इस एसिड को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ट्राइबेसिक एसिड है तो मैं इस ट्राइबेसिक एसिड को H3X से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, राइट? तमाम ट्राई बेसिक एसिड्स को हम जनरली H3X के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डाई बेसिक एसिड को H2X के सिंबल से, और मोनोबेसिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं HX के सिंबल से। ओके, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन बनाऊंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3NaOH प्लस H3X, ये हो जाएगा Na3X, दैट इज गोइंग टू बी आवर सॉल्ट एंड वाटर। सही है भाई? सो हम सब जानते हैं कि ये 3 मोल है, हम सब जानते हैं कि ये 1 मोल है। अगर मुझे एग्जामिनर ने 0.005 मोल्स दिए तो मोल्स ऑफ NaOH बेसिकली आपके पास कितने हो जाएंगे? 0.015 मोल। ओके, दैट्स माय स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, मुझे कंसंट्रेशन गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मुझे मोल्स मालूम है, आई कैन फाइंड द वॉल्यूम। सो 1000 cm cube of NaOH contain 0.4 मोल्स। अगर आपने 0.015 मोल्स डिटरमिन किए हैं तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? So volume of NaOH is going to be 37.5 cm cube. So 37.5 cm cube, C is going to be the right answer. Okay. Next, a piece of rock has a mass of 2 gram. Okay. It contains calcium carbonate, but no other basic substances. It neutralizes exactly 36 cm cube of 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid. What is the percentage of calcium carbonate in 2 gram piece of rock? तो आप नोट करें, परसेंटेज बाय मास वो आपसे कंसंट्रेशन के थ्रू भी डिटरमिन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा लेते हैं, बिकॉज इक्वेशन तो हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। तो कैल्शियम कार्बोनेट is reacting with hydrochloric acid, converting into calcium chloride, water, and carbon dioxide. Okay. So we know the concentration and volume of HCl, which means I can find the moles of HCl from this. तो ये हो जाएगा 36.0 into 0.500 divided by 1000. So हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.018 मोल्स।
ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, इन दोनों के दरमियान रेशो होगा 1:2 का। अगर आपने 0.018 मोल्स लिया है तो बताइए मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो जाएंगे आपके पास? हम्म तो ये हो जाएगा पॉइंट 0.018 0.018 डिवाइड बाई 2, यू विल गेट 9 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है। Now in the next step I need to find the mass of calcium carbonate. So moles मुझे पता चल गए हैं 9 इंटू 10⁻³ इसको मैं कैल्शियम कार्बोनेट के MR 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मास आ जाएगा 0.9 ग्राम। ऑलराइट, इन द लास्ट स्टेप मैं परसेंटेज डिटरमिन करना चाहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की। तो एक मास मैंने कैलकुलेट किया है, मास 2.0 सैंपल का गिवन है इनटू 100। सो यहां से परसेंटेज कितनी आ जाएगी मेरे पास? 45%। सही है, तो 45% ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, इन दिस क्वेश्चन it should be assumed that this compound dissolves in water without causing an increase in volume. वो कह रहे हैं which mass of this compound or solid should be added to 800 cm cube water to form 0.1 mole per dm cube solution of ammonium ions. ओके, तो मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है, आई कैन फाइंड द मोल्स। तो स्टेप 1 में मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 800 इंटू 0.100 डिवाइडेड बाय 1000। सो हमारे पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 800 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 0.08 मोल्स। ओके, सेकेंड स्टेप, आपके पास कंपाउंड का फॉर्मूला है NH4 टेकिन टू CO3.H2O। अगर हम इस कंपाउंड को आयोनाइज करें तो यू विल गेट 2 अमोनियम आयंस, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये 1 मोल होगा और अमोनियम आयंस 2 मोल्स हैं। आपने अगर अमोनियम आयंस 0.08 मोल्स कैलकुलेट किया है तो बताइए ये मोल्स ऑफ सॉलिड कितने हो जाएंगे? ये डिवाइड बाय 2, you will get 0.04. Okay, now in the third step let's find out the AMR of solid. So अमोनियम आइंस आपके पास 18 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूंगा मैं। कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स 3 प्लस वाटर का मास 18। तो यहाँ से मुझे एम आर कितना मिलेगा? 18 टाइम्स 2 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3 प्लस 18 इज गोइंग टू बी 114 ग्राम। तो फोर्थ स्टेप, मुझे मास ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना। तो मेरे पास मोल्स हैं 114, तो मल्टीप्लाई बाय 0.04, so it's going to be 4.56 ग्राम।
So 4.56 gram is my answer, and obviously A is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. Um, Thank you very much.